Hello students, today we are going to do the blue bead. We had done this chapter somewhere in the month of May. 16th मई को हमने शायद ये चैप्टर किया था लेकिन पूरा नहीं किया और उसके बाद अपन इस ऐप पर आ गए ना। ये चैप्टर मैं डबल से स्टार्ट करता हूँ और शायद इसे कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। द ब्लू बीड बहुत अच्छी कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी है। ये कहानी नोरा बर्क एक इंडियन ऑथर है और ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम में, आज़ादी से पहले ये इंडिया में रहा करती थी अपने पिताजी के साथ में। इनके पिताजी एक बहुत बड़े फॉरेस्ट ऑफिसर थे और अक्सर फॉरेस्ट में ये अपने पिताजी के साथ में जो हाथी के पीठ के ऊपर बैठकर जंगल की सफारी किया करती थी। तो इनके कहानियों में इंडियन जंगल्स के बारे में, हमारे भारतीय देश के जंगल के बारे में बहुत कुछ जिक्र किया गया है। तो ये जो कहानी है, ये द ब्लू बीड है। ये इंडिया का एक बहुत ही क्लियर पिक्चर, एक ग्राफिक पिक्चर प्रोजेक्ट करता है कि बहुत ही डिटेल में उन्होंने ये कहानी बनाई है। एक जंगल का एडवेंचर है और यहाँ पर एक सीबिया नाम की 12 साल की एक लड़की है और उसके साथ में जंगल में जो एनकाउंटर होता है, जो मुठभेड़ होती है क्रोकोडाइल के साथ में, तो उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। अगर आप और हम होते सीबिया की जगह पर तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है, किसी क्रोकोडाइल को मारकर, किसी गुजर औरत की जान बचाकर। लेकिन सीबिया के लिए ये तो रोज़ की बात है। जैसे मानो अगर जंगल में बगैर चप्पल, बगैर जूते पहनकर चलोगे तो कांटा चुभना है, उतना ही कॉमन है जंगली जानवरों का सामना करना। तो ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आइए हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। द ब्लू बीड बाय नोरा बर्क। फ्रॉम डीप वाटर केम द क्रोकोडाइल, आउट ऑफ ब्लैक वाटर curved with whirlpools and into the frill of gold shallows by the stepping stones। तो कहानी की शुरुआत होती है क्रोकोडाइल से, जो अगर हम देखें तो ये हमारा विलन है। जो विलन होता है ना मूवीज़ में, नेगेटिव कैरेक्टर, तो नेगेटिव कैरेक्टर से यहाँ पे जो सीन जो होता है, जो कहानी जो होती है, इसकी शुरुआत होती है। वो कहते हैं गहरे पानी से एक क्रोकोडाइल निकला है। पानी को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया, देखो, ब्लैक वाटर कर्व्ड विथ वर्लपूल, यानी पानी बहुत ही खतरनाक पानी है, गहरा पानी भी है और यहाँ पर वर्लपूल्स होते हैं, भंवरे होते हैं। भवंडर में अगर हम फंस जाए तो अच्छे से अच्छा तैराक जो है वो डूब जाता है। तो ये नदी जो है खतरों से भरी नदी है। ऐसे खतरों से भरे नदी से निकलता है ये क्रोकोडाइल। एंड इनटू द फ्रिल ऑफ गोल्ड शैलोज फ्रॉम द स्टेपिंग स्टोन्स। तो गहरे पानी से ये शैलो वाटर में, कम गहरे पानी पर आता है, जहाँ पर स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, जहाँ से लोग नदी को पार करते हैं, वहाँ पर आकर ये विश्राम करने लग जाता है। ही वॉज ट्वाइस द लेंथ ऑफ अ टॉल मैन एंड इनसाइड हिम अमंग द स्टोन्स विच ही हैड स्वॉलोड टू एड डाइजेशन रोल्ड अ सिल्वर ब्रेसलेट। तो लेखक कहती है कि ये जो क्रोकोडाइल कोई मामूली क्रोकोडाइल नहीं है, कोई ऑर्डिनरी क्रोकोडाइल नहीं है। ये एक ऊंचे पूरे इंसान के दुगना साइज़ का है। हम ऊंचा किसे कहते हैं? जो भी 6 फीट के आसपास होता है, 6 फीट और 6 फुट से ऊपर जो होता है, उसे हम ऊंचा इंसान कहते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्रोकोडाइल 6 गुना 2 मतलब 12 फीट लंबा क्रोकोडाइल है। और इस क्रोकोडाइल के पेट के अंदर क्या है? पत्थर है। पत्थर उसने क्यों निगला? क्योंकि वो कच्चा मांस चबा जाता है, हड्डी समेत कच्चा मांस चबा जाता है और उसे निगल लेता है। और क्योंकि चबा नहीं पाता, इसके जो दांत है वो काटने के काम करते हैं। सिजर्स, इंसाइजर्स है, पूरे जो दांत है इंसाइजर्स है। तो बड़े बड़े चंक्स जो होते हैं, बड़े बड़े डल्ले जो होते हैं, वो पूरा का पूरा चंक्स जो है मटन का, मांस का, वो निगल लेता है। और इसको पचाने के लिए उसे पत्थरों की आवश्यकता पड़ती है। तो साथ में वो कुछ पत्थर भी निगल लेता है कि ताकि पत्थरों से ये जो मांस जो है वो अंदर उसके आंतड़ियों में जाकर उसको घोल सके और उसको पिघला सके और पचा सके।
तो पत्थरों के अलावा उसके पेट में क्या था, एक सिल्वर ब्रेसलेट था। सिल्वर ब्रेसलेट उसके पेट के अंदर कैसा आया होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। टिम्बर वॉज बींग फ्लोटेड डाउन द ग्रेट इंडियन रिवर फ्रॉम फॉरेस्ट्स फर्दर अप, and there were sleepers lying stuck around the stones until someone came to dislodge them and send them on their way, or until floods lifted them and jolted them along. तो नदी के बारे में हमें और थोड़ी सी जानकारी देती है। पहले क्रोकोडाइल के बारे में बताया, फिर नदी के बारे में बताया, फिर क्रोकोडाइल के बारे में बताया, और फिर से नदी के बारे में बताती है कि इस नदी में जो है बड़े बड़े पेड़ के बड़े बड़े जो पेड़ काट कर जो टिम्बर जो होता है उसका पूरा का पूरा जो पेड़ का तनहा होता है वो यहाँ पर फ्लोट करके आया करते थे। पहाड़ के ऊपरी छोर में जहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट हुआ करता था, उस फॉरेस्ट में से टीक वुड वो काट कर इस पानी में छोड़ते थे, और नदी के नीचे जहाँ पर नदी नीचे बहती है, पहाड़ों से नीचे बहती है, कहीं तो भी रास्ते में बीच में इनका टिम्बर फैक्ट्री हुआ करता था, और वहाँ टिम्बर फैक्ट्री पर ये रुक कर पानी को इन पानी से इन लकड़ियों को निकाल कर, इस टिम्बर को निकाल कर वो अपने सॉ मिल्स में, आरा मिल्स में ले जाया करते थे। तो ये लकड़ियों का क्या काम आता था, ये अंग्रेज़ के ज़माने के समय की बात है। तो इससे वो स्लीपर्स बनाते थे। स्लीपर माने जो रेलवे ट्रेन की जो पटरी होती है, उस पटरियों के बीच में जो प्लैंक होता है उसे स्लीपर कहते हैं। तो स्लीपर्स जो है उसको उसी शेप में काट कर यहाँ पर भेज दिया जाता, पानी में डाल दिया जाता, और कई बार ये जो है अपने फैक्ट्री तक का नहीं पहुँच पाती थी। नीचे में जो सॉ मिल्स है, जो आरा मिल फैक्ट्रीज़ है, वहाँ तक का नहीं पहुँच पाती और पत्थरों में ये अटक जाती। तो कभी कभी क्या होता है, इसको निकालने के लिए फैक्ट्री से कोई वर्कर आकर उसे लंबे से लकड़ी से उसको निकाल कर वापस से बहने देता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब बाढ़ आती है तो खुद ब खुद पानी ऊंचा हो जाता है और ये लकड़ियाँ ऊपर उठ तैरते हुए नीचे चले जाती है। टिम्बर वॉज बींग फ्लोटेड डाउन द ग्रेट इंडियन रिवर फ्रॉम फॉरेस्ट फर्दर अप, and there were sleepers lying stuck around the stones until someone came to dislodge them and send them on their way, or until floods lifted them and jolted them along. The crocodile had no need to hide himself. He came to rest in the glassy shallows along logs and balanced there on tiptoe on the rippled sand, with only his raised eyes out of the water and raised nostrils breathing द क्लीन सनी एयर। तो क्रोकोडाइल को छिपने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों छिपने की ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि इसको कैमोफ्लेज करने के लिए इतना कुछ था। यहाँ पर लकड़ी थी, पत्थर थे, सैंड का जो रंग था, ये पानी में अपने आप को ईजिली वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकता था, कि अपने आप को छुपा सकता था। क्योंकि यहाँ पर जो लॉग्स है उसके बाजू में जाकर वो एक लकड़ी की तरह ही अपने आप को बैलेंस कर सकता था, और देखने वाले को समझ भी नहीं आएगा कि यहाँ पर मगरमच्छ है कि लकड़ियाँ ही हैं। तो इस प्रकार से ये क्या करता, केवल अपनी आँखें, बड़ी बड़ी जो आँखें हैं क्रोकोडाइल, आपने अगर क्रोकोडाइल का पिक्चर देखा होगा, कई फ़ोटो देखी होगी तो देखा होगा कि मगर की जो आँखें होती है उनके सर से ऊँची होती है, उठकर होती है, और उनके नॉस्ट्रल्स भी काफ़ी ऊँचे होते हैं, और बाकी जो लंबा जो जॉ जो होता है वो निचला होता है। तो केवल उसकी नाक और उसकी आँख जो है वो पानी के बाहर होती है, कि क्रोकोडाइल पानी में सांस नहीं ले सकते, इनके पास गिल्स नहीं है, ये लंग्स है इनके पास में। एम्फीबियन है, ये पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, लेकिन पानी में वो ज़्यादा देर सांस रोक कर रह नहीं सकते, इसलिए वो अपनी नाक जो है पानी के बाहर रखते हैं और आँख शिकार को देखने के लिए रखते हैं। अराउंड हिम ब्रॉड स्पार्कलिंग वाटर ट्रैवल्ड बिटवीन क्लिफ्स and grass and forested hills. A jungle track came out of scrub each side and down the sun-whitened stepping stones, on which a little flycatcher was flirting and trilling along. तो फिर से एक बेहतरीन पिक्चर दिखाता है, ऑथर हमें दिखाती है। वो बोलता है कि क्रोकोडाइल के आजू बाजू से स्पार्कलिंग वाटर्स, चमकता पानी, सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करता हुआ पानी उसके बीच में से बहता है। क्लिफ से आजू बाजू बड़े बड़े चट्टान हैं, जहाँ से
नदी निकलती है, जहाँ से नदी नदी बहती है, उसके आजू बाजू में बड़े बड़े पहाड़ है, और इन पहाड़ों को काटती हुई ये नदी यहाँ पर आती है। और यहाँ पर पहाड़ों के दोनों उस साइड बाजू में क्या है, ग्रास है, सूखी घास है, और फॉरेस्टेड हिल्स है, जंगल से भरा पहाड़ है। और इनके बीच में से एक जंगल का पगडंडी निकलती थी, और जंगल ट्रैक, दोनों साइड में झाड़ी झुप्पी है, स्क्रब्स है, और एक पगडंडी यहाँ से निकलते हुए इस नदी के पास आती है और नदी के उस पार चले जाती है, जहाँ पर ये स्टेपिंग स्टोन्स है। तो लोग इस इलाके से नदी को पार करते थे, जहाँ पर एक क्रोकोडाइल आकर छुप गया है। क्रोकोडाइल के इरादे नेक नहीं लग रहे। कहाँ पर आके छुपा है, जहाँ पर पानी कम गहरा है, मतलब अगर यहाँ से कोई जाएगा तो उसे पकड़कर धर दबोच कर उसको डुबाकर मार देगा और उसे खा जाएगा। द मगर crocodile, blackish brown above and yellow white under, lay motionless, above the wait forever till food came. This antediluvian Sauron, this prehistoric juggernaut, ferocious and formidable, a vast force in the water, propelled by the unimaginable and irresistible power of the huge tail, lay lapped by ripples, a throb in his throat. His mouth, running almost the whole length of his head, was closed and fixed in that evil bony smile, and where the yellow underside came up to it, it was tinged with green. कितना क्लियर पिक्चर ये लेखक दे रही है ना, हम जैसा रीड करते हैं हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो ये विजुअल इमेज, ये विजुअल इफेक्ट बहुत अच्छा दे रही है। ये बताती है जब जो क्रोकोडाइल को क्या किस प्रकार से डिस्क्राइब किया, एंटीडेलुवियन सॉरियन। एंटीडेलुवियन सॉरियन मतलब प्री हिस्टोरिक एनिमल, जो डायनासोर के ज़माने का जो क्रोकोडाइल है वो अब अभी तक का ज़िंदा है, उस ज़माने का क्रोकोडाइल बोलती है। एंटीडेलुवियन सॉरियन, दिस प्री हिस्टोरिक जगरनॉट। जगरनॉट क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग गाड़ी होती है, एक ऐसा फॉर्मेडेबल, एक ऐसी ताकतवर चीज़ होती है जिसे कोई भेद नहीं सकता। उनका जो कवच जो होता है उसमें बंदूक की गोलियां तक का मारो तो भी वो बंदूक की गोलियां असर नहीं करती, ऐसी छाल इस मगर की है। ये बताना चाहती है हमें ये ऑथर नोरा बर्क। फेरोशियस एंड फॉर्मिडेबल, फेरोशियस मतलब खूंखार और फॉर्मिडेबल मतलब ताकतवर। तो बहुत ही ताकतवर जानवर है, बहुत ही डिफेंसिव सिस्टम उसका बहुत स्ट्रांग है, अटैक सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है उसका। तो जिस प्रकार से मगर अपने आप को यहाँ पर केमोफ्लेग करके रखा है, तो ऐसा लगता है कि वो निर्जीव चीज़ है, उसमें जान है। तो केवल हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि उसके जो थ्रोट है, उसका जो गर्दन है, वहाँ पर उसके जो पल्सेस है वो थ्रॉप कर रही है। पल्सेस अगर देख सकते हैं हम, तो पल्सेस वहाँ पर बीट हो रहा है, थ्रॉब हो रहा है। इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये क्रोकोडाइल मरा हुआ नहीं, ये क्रोकोडाइल कोई निर्जीव चीज़ नहीं है, इसमें जान है। और उसके माउथ के बारे में डिस्क्राइब किया ऑथर ने, उसके मुंह के बारे में बताते हैं कि पूरा सर जो है वो पूरा एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक का पूरा सर ही सर है उसका, यानी स्कल नहीं के बराबर है। जो स्कल जो पोर्शन है पूरा बड़ा जबड़ा है उसका। हिज माउथ रनिंग ऑलमोस्ट द होल लेंथ ऑफ हिज हेड, यानी जितना बड़ा मुंडी है उसका उतना बड़ा उसका जबड़ा भी है। और उसकी जो नज़र थी वहाँ पर, और उसके जो जहाँ पर उसकी आंखें होती है वहाँ पर जाके उसका मुंह ख़त्म होता है, और वो एक बहुत ही मिस्चीवियस स्माइल में, एक बहुत ही बदमाशी वाली मुस्कुराहट में वहाँ पर ख़त्म होती है। इतना बड़ा उसका जबड़ा है, तो कितना बड़ा जबड़ा वो खोल नहीं सकता होगा। उसके पेट के नीचे का जो हिस्सा है वो येलोइश कलर का है, और वहाँ पे हल्का सा ग्रीन कलर भी साथ में है। तो इस प्रकार से जो ऑथर जो है ये क्रोकोडाइल को डिस्क्राइब कर रही है। फ्रॉम द डे परहैप्स 100 years ago when the sun had hatched him in a sandbank, he had broken his shell and got his head out and looked around, ready to snap at anything before he was even fully hatched. तो ये क्रोकोडाइल जो है वो एक नेचुरल हंटर है, उसे शिकार करना किसी ने सिखाया नहीं। शेर कुछ शिकार उसकी माँ सिखाती है। जब शेर एक बच्चा होता है
तो शेरनी जो होती है वो अपने बच्चों को शिकार करना सिखाती है, किस प्रकार से दबे पाँव चलना है शिकार के पास में, हवा का ध्यान रखना पड़ता है, हवा किस दिशा में चल रही है, हवा के ऑपोजिट में अगर हम चलेंगे और सामने में एक शिकार है तो हवा हमारी गंध जो है हमारे शिकार तक का ले जाएंगे और शिकार जो है वो समझ जाएगा कि पीछे शिकारी है। तो इस प्रकार से माँ उसे सिखाती है कि हवा के उल्टे दिशा में चलना पड़ता है, शिकार को हवा के रुख में रखना पड़ता है और हमें हवा के रुख के विपरीत आना पड़ता है। इस प्रकार से शेरनी अपने बच्चों को सिखाती है। लेकिन मगर के बारे में ऐसा नहीं है, मगर तो पैदाइशी सीख के आता है। जैसे ही वो अंडे के छाल से निकलता है और उसके ऊपर से अगर कोई ड्रैगन फ्लाई गया, कोई तितली गई, कोई चिड्डा उड़ के गया, कोई मक्खी गई, तो पट से मुंह खोल के उसको खा जाएगा। इस प्रकार का शिकारी है क्रोकोडाइल। तो बचपन से ही ये बहुत ही खूंखार और ख़तरनाक शिकारी है। फ्रॉम द डे व्हेन ही हैड एट वंस मेड फॉर द वाटर, रेडी टू फेंड फॉर हिमसेल्फ इमीडिएटली, ही हैड लिव्ड बाय हिज ब्रेनलेस क्राफ्ट एंड फेरोसिटी। तो जब से ये पैदा हुआ तब से वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए खुद ही शिकार करने लग गया। इसकी माँ यहाँ पर नहीं थी जब ये पैदा हुआ। क्रोकोडाइल्स अपने घोंसले के आसपास रहते ज़रूर है और किसी को अपने घोंसले के पास आने नहीं देते, लेकिन जब अंडे फूटने लग जाते हैं तो क्रोकोडाइल अपने इलाके को छोड़ देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि क्रोकोडाइल्स के बच्चे को क्रोकोडाइल्स खुद खा जाता है। तो इनसे बचाने के लिए क्रोकोडाइल्स माँ जो होती है वो तैनात होती है, लेकिन जैसे ही ये बच्चे अंडे से निकलते हैं तो तुरंत ही ये पानी की तरफ भागते हैं, क्योंकि वही उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है और बगैर कोई दिमाग इस्तेमाल किए ये अपना शिकार करना चालू कर देते हैं। एस्केपिंग द बर्ड्स ऑफ प्रे एंड द ग्रेट कार्निवोरस फिशेस that eat baby crocodiles, he had prospered, catching all the food he needed and storing it till potted in holes in the bank. तो अपने आप को ये बड़े बड़े पक्षियों से बचाता है। तो बड़े बड़े पक्षियों से ये अपने आप को बचाता है। और पानी में भी ऐसा नहीं है कि पानी में कोई खतरा नहीं है, पानी में भी बड़ी जो मछलियाँ होती है पहले क्रोकोडाइल को खाती है। जब क्रोकोडाइल बड़ा होता है तो ये मछलियों को खा जाता है। तो जब तक ये बड़ा नहीं होता है तो इसको अपनी सुरक्षा खुद करनी होती है और बड़े बड़े मछलियों से, बड़े बड़े पंछियों से, पक्षियों से ये अपने आप को बचाता है। और फिर जब वो शिकार करना चालू करता है तो शिकार करता है, ये केवल खाता ही नहीं है, शिकार इतना करता है कि शिकार अपने घोंसले में, अपने मांद में ले जाता है। इसका मांद जो होता है ये नदी किनारे छोटे छोटे गुफाएं होती है। उस गुफाओं में ये जो भी वो पकड़ता है, जंगली हिरन पकड़ लिया, कोई गाय को पकड़ ली, कोई मरा हुआ कारकस आ गया, सड़ा गला कुछ चीज़ आ गया, उन सब को पकड़ कर वो उस घोंसले में अपने मांद में ले जाकर रख देता है। और वहाँ पर भले ये सड़ जाए, इसे सड़ने देता है। अगर ये मांद में रखकर ये मांस को सड़ाता है तो इसका फ़ायदा है इसमें, क्योंकि ये गल जाती है और इसको पचाने में मगर को आसानी हो जाती है। इसलिए ये शिकार करके इसे अपने मांद में ले जाता है जब बहुत सारा शिकार होता है तो। टेपिड वाटर टू लिव इन एंड प्लेंटी ऑफ रॉटेड फूड गेव हिम हिज रियल स्ट्रेंथ, गेव हिम हिज ग्रेट लेंथ। तो टेपिड वाटर टू लिव इन, टेपिड मतलब थोड़ा सा अनक्लियर वाटर, थोड़ा सा मट्टी वाला पानी जिसमें धूल मिट्टी होती है, जिसमें अपने आप को ये छुपा सकता है, और बहुत सारा सड़ा हुआ खाना, गला मांस, ये सब रहने के वजह से ये क्रोकोडाइल जो है आज इस मुकाम पर है कि वो 12 से 14 फीट का मगर बन गया है। अपने आप को बचाया है, इतने सालों से उसने अपने आप को सुरक्षित रखा है। Now nothing could pierce the inch-thick armored hide, not even rifle bullets, which would bounce off. Only the eyes and the soft underarms offered a place. अब ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि इसकी जो छाल जो है लगभग 1 इंच मोटी हो गई है। 1 इंच मोटी, बिल्कुल एक आर्मर की तरह। जिस प्रकार से जो हमारे सैनिक होते हैं वो बुलेट प्रूफ शील्ड्स पहनते हैं ना, उसी प्रकार का ये इसका नेचुरल बुलेट प्रूफ शील्ड हो गया।
इसका चमड़ा जो है नेचुरली बुलेट प्रूफ हो गया, इसमें कोई राइफल की बुलेट भी इसको भेद नहीं सकती थी। अगर कोई इसे गोली मारता तो गोली बिल्कुल बाउंस होकर वापस चली जाती थी। इसकी केवल कुछ ही जगह बहुत कमज़ोर जगह थी, और वो थी उसकी आंखें और उसके बगल। हाथ के नीचे का जो हिस्सा होता है हम जिसे बगल कहते हैं, ये बगल और उसकी आंखें, केवल यही दो उसकी कमजोरी थी। अगर यहाँ पर हमला करे तो शायद हम इस मगर को मार सकते थे, वरना इसे मारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। He lived well in the river, sunning himself sometimes with other crocodiles, muggers, as well as the long-snouted fish-eating gharials on the warm rocks and sandbanks where the sun dried the clay on them quite white, and where they could plop off into the water in a moment if alarmed. तो ये अकेला यहाँ पर नहीं था, ये एक अकेला मगर नहीं था, इसके साथ यहाँ पर और भी अलग अलग मगर थे। और ये मगर लोग अक्सर क्या करते, ये अपने बॉडी को, अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी में से बाहर निकलकर धूप में अपने आप को सेकते थे। क्रोकोडाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, है ना। ये कोल्ड ब्लडेड क्रीचर्स होने की वजह से अगर ये पानी में ज़्यादा देर रहेंगे तो मर जाएंगे, धूप में भी ज़्यादा देर रहेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि इनका जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट नहीं होता। जैसा हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है ऑटोमेटिकली रेगुलेट होता है, लेकिन इनके बॉडी का टेम्परेचर इनको खुद रेगुलेट करना पड़ता है। धूप सेकते हुए गर्मी लानी पड़ती है, और जब ज़्यादा गर्मी होगी तो पानी में जाकर या कीचड़ में जाकर उनको रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये मगर और भी मगर, साथ में घड़ियाल भी थे। घड़ियाल मतलब वो लंबे, जिनकी लंबी सी नाक होती है। उड़ीसा में बहुत सारे घड़ियाल मिलते हैं, तो लंबी नाक वाले जो मगर होते हैं ना, इसे घड़ियाल कहते हैं। तो ये लंबी नाक वाले घड़ियाल मगर के साथ में और दूसरे मगरों के साथ में ये सैंड बैंक्स पे, समुद्र नदी के किनारे जो चट्टान है, पत्थर है, स्लैब्स है, उसके ऊपर आकर अपने आप को सेकते थे। और जरा से भी अगर आहट होती है, जरा से भी हरकत होती है, तो ये एक एक करके पानी में छलांग लगाकर छुप जाते थे। द बिग क्रोकोडाइल फेड मोस्टली ऑन फिश, बट ऑल्सो ऑन डियर एंड मंकीज दैट केम टू ड्रिंक, परहैप्स अ डक और टू, बट समटाइम्स हियर एट द फॉर्ड ही फेड ऑन पाई डॉग्स फुल ऑफ पैरासाइट्स or a skeleton cow, and sometimes he went down to the burning ghats and found the half-burnt bodies of Indians cast into the stream. तो ये बड़ा जो मगर है, ये खाया क्या करता था? ये अक्सर तो मछली खाता था, लेकिन कभी कभी ये हिरन, बंदर, जो यहाँ पानी पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पे जो आते थे, और बतख, या फिर यहाँ पर कोई पाई डॉग्स, जंगली जो आवारा, जो लावारिस कुत्ते जो होते हैं, जिनके शरीर पर बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, उनकी चमड़ी पूरी गंदी सी मैली सी दिखती है, वो खा जाया करते थे। या कभी कोई मरी हुई गाय कोई पानी में बहा देता है तो इस गाय को खा लेता है। और कभी कभी यहाँ पर जो आगे में जो घाट है, शमशान घाट में जो यानी ये हमारा कंडीशन बता रहा है कि उस ज़माने में लोगों के पास इतनी लकड़ियाँ भी नहीं थी कि पूरी तरह से शरीर को जो है, मृतक शरीर को जलाया दिया, अग्नि दी जाए। तो कभी कभी वो आधा ही जल जाता है। तो पुराने ज़माने में क्या था, जब अपने पास बहुत गरीबी थी, इंडिया बहुत गरीब देश था, तो अग्नि किस प्रकार से दी जाती थी। अगर उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लकड़ी खरीद कर अग्नि दे सके, तो जो मुर्दा होता है, जो शरीर होता है, उसके मुंह के अंदर एक जलता हुआ कोयला डाल देते थे। मुंह के अंदर जलता हुआ कोयला डालकर यानी हमने इनको अग्नि दे दी। तो इस प्रकार से जो कुछ लाशें जो आधी जली होती है, जो नहीं जली होती है, उसको पानी में बहा दिया करते थे, और फिर मगरमच्छ का ये खाना बन जाता था, तो मगर इसे खा लेता था। Beside him, in the shoals, as he lay waiting, glimmered a blue gem. अब आया कहानी का टाइटल। कहानी का टाइटल क्या है? द ब्लू बीड। इतने देर के बाद में नोरा बर्क ने कहानी का शीर्षक को इंट्रोड्यूस किया। देखो किस प्रकार से पहले मगर के बारे में बताया, नदी के बारे में बताया, फिर मगर के बारे में बताया, और फिर अभी कहानी का जो टाइटल है, बिसाइड हिम इन द शोल्स एज ही ले वेटिंग ग्लिमर्ड अ ब्लू जेम। तो इसके बाजू में, पड़ोस में, बगल में, किनारे में, जहाँ पर मछलियाँ तैरती थी, इनके बीच में एक
ब्लू कलर का जेम था, ब्लू कलर का मानो पत्थर था। इट वॉज नॉट अ जेम दो, इट वॉज सैंड वोन ग्लास that had been rolling about in the river for a long time. By chance, it was perforated right through the neck of a bottle, perhaps a blue bead. तो बोलने के लिए तो जेम था, लेकिन वाकई में कोई बहुत ही कीमती हीरा, नायाब हीरा नहीं था। ये एक ग्लास था, एक शीशा था, जो पानी में रहकर और जो रेत में रहकर रेती और पानी की घिसाई की वजह से ये एक जेम की तरह चमकने लगा। बाय चांस ये शायद कोई सोडा बॉटल के मुंह से निकलकर, जो सोडा की बोतल होती है उसमें कांच डाला करते थे, तो सोडा की बोतल से निकलकर यहाँ पर टपक पड़ा। अ ब्लू बीड, तो लेखक इसे ब्लू बीड कहते हैं। इन द श्रिल नॉइजी विलेज अबव द फोर्ड, आउट ऑफ अ मड हाउस, the same color as the ground, came a little girl. A thin, starving child dressed in an earth-colored rag. She had torn the rag in two to make skirt and sari. तो अब लेखक इस सीन से हटकर एक नए सीन पर हमें ले जाता है। पास में एक गांव है वो, और उस गांव जहाँ पर ये फोर्ड है, यानी फोर्ड मतलब जहाँ से नदी को पार कर सकते हैं, जहाँ पर पैदल हम नदी को पार कर सकते हैं, उसे फोर्ड कहते हैं। तो फोर्ड के किनारे में यहाँ पर एक गांव था, और इस गांव में एक झोपड़ा था जो कि मिट्टी से बना हुआ झोपड़ा था। और इसी मिट्टी वाले झोपड़े में से उसी रंग की एक लड़की निकलती है, बहुत ही दुबली सी, पतली सी। ऐसा उसको देखकर लगता है कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, और उसके कपड़े भी बहुत ही मैले थे, धूल से भरे हुए कपड़े थे, फटे हुए कपड़े थे। और उसने यह फटा हुआ कपड़ा भी, उसके पास यानी इतनी गरीब थी कि उसके पास केवल एक ही कपड़ा था, और उसने इस एक कपड़े को दो टुकड़े में बांट लिया था। एक से इसने अपना स्कर्ट बनाया और दूसरा से उसने अपने शरीर को ढकने के लिए साड़ी बनाई। इतनी गरीबी इस लेसन में हमें दिखा रहे हैं। तो ये हकीकत है। एक ज़माने में जब अंग्रेज़ हम पर अत्याचार ढाते थे, अत्याचार करते थे, हमारा देश सोने की चिड़िया से बिल्कुल गरीब देश बन गया था। यहाँ के लोगों के पास में खाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता, कपड़े खरीदने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, वही फटे पुराने कपड़े बेचारे पहनते थे। सीबिया was eating the last of her meal, chapati wrapped round in smear of green chili and rancid butter, and she divided this also to make it seem more and bit it, showing her straight white teeth. तो इस लड़की का नाम जो अभी अभी ये झोपड़ी से निकली है, इसका नाम है सीबिया। और ये क्या कर रही थी? एक रोटी खा रही थी। उसकी जो मील था, शायद उसका जो खाना था, वो खाना खाते खाते बाहर निकली। उसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था, उसने गोल घुमाकर उसको दो टुकड़े में तोड़ी थी, और उसके अंदर एक मिर्ची रखी थी, और उसमें जो घी था, मक्खन था, मक्खन लगा दी, और इसे दो टुकड़ों में डिवाइड करके खा रही है। शायद दो टुकड़ों में इसलिए डिवाइड करके खा रही है क्योंकि ये अपने आप को ये बताना चाहती है कि मेरे पास में दो दो रोटियां हैं। तो आप कितनी गरीबी है सीबिया के गांव में, सीबिया के कपड़ों से, सीबिया के घर से और उसके खाने से, उसका अंदाज आप लगा सकते हैं। विथ हर एबोनी हेयर एंड ग्रेट आइज एंड अ स्किन ऑफ ऑयल्ड ब्राउन क्रीम, शी वॉज अ हैप्पी इमेच्योर चाइल्ड वुमन about 12 years old, barefoot, of course, and often goozy cold on a winter morning, and born to toil. तो जिस प्रकार से नोरा बर्क ने क्रोकोडाइल को डिस्क्राइब किया, जिस प्रकार से उसने नदी को डिस्क्राइब की, उसी प्रकार से नोरा बर्क जो है इस प्रोटोगोनिस्ट, हमारी जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन हीरोइन है सीबिया, उसको डिस्क्राइब कर रही है। वो बताती है कि सीबिया का जो हेयर का कलर है वो एबोनी मतलब डार्क कलर है, घने काले बाल है उसके, और काली काली आँखें हैं। विथ हर एबोनी हेयर एंड ग्रेट आइज एंड अ स्किन ऑफ ऑयल्ड ब्राउन क्रीम,
शी वॉज अ हैप्पी इमेच्योर चाइल्ड वुमन, हैप्पी इमेच्योर चाइल्ड वुमन, यानी छोटी सी थी वो, उसे चाइल्ड वुमन कह रहे हैं क्योंकि वो 12 साल की थी। उस ज़माने में 12-13 साल की लड़कियों की शादी करा दी जाती थी, इसलिए जो ऑथर है ये उसे 12 साल की लड़की, 12 साल की औरत बता रही है। Barefoot of course and often goozy cold on a wintry morning and born to toil. उसके पैरों में चप्पल नहीं है, ऑफ कोर्स जब पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं है तो चप्पल तो उनके लिए लग्जरी हो गई है। और बेचारी को ठंडी में इतनी ठंडी लगती थी कि उसके शरीर में दौड़े आ जाते थे, गूज बम्स आते थे। इन ऑल her life she had never owned anything but a rag. सीबिया अपनी पूरी ज़िंदगी में उसके पास जो कपड़े पहनकर है उसके अलावा कहने के लिए उसका अपना और कुछ नहीं था, केवल जो कपड़े वो पहनी थी वही उसका अपना था। She had never owned even one anna, not even a pice, and not even a pie. To buy, say, a handful of blown glass beads from the stall in the bazaar where they were piled like stars, or one of those thin glass bangles that the man kept on a stick, and you could choose which color you'd have. तो ये लड़की बेचारी इतनी गरीब थी कि उसके पास एक आना भी नहीं था, है ना। 1 रुपये में कितने आना होते हैं? 16 आने। आपने मुहावरा सुनी होगी ना, 16 आने सच। तो एक आने में 16 आने होते हैं, और इस लड़की के पास में एक आना भी नहीं था, ना एक फूटी कौड़ी थी, ना एक पैसा था उसके पास में। इतना भी पैसा नहीं था कि वो जाकर जब वो शहर जाती, आसपास में जो शहर है वहाँ जाती, वहाँ से जाकर वो एक ब्लोन बीड जो है वो ख़रीद सके, जो कि बाज़ार में बहुत ही सस्ते दामों पर ग्लास के बीड्स बिकते थे, वह खरीदने तक की उसके पास में ताकत नहीं थी। She knew what finery was though. She had been with her parents and brothers all through the jungle to the little town at the railhead where there was this bazaar. And she had walked through all the miling people and the dogs and the monkeys full of fleas, the idling, gossiping, bargaining humanity, spitting beetle juice, heard the bell of a sacred bull clonking as it lumped along through the dust and hubbub. ऐसा नहीं कि शीबा को किस प्रकार से कपड़े पहनने चाहिए, कपड़े पहनने का ढंग नहीं पता था, ऐसी बात नहीं थी। उसे पता है कि एक लड़की किस प्रकार से सज संवर सकती है। सजने संवरने के लिए उसे क्या कुछ एक्सेसरीज़ नहीं लगता। जब वो अपने माता पिता के साथ में, अपने भाइयों के साथ में बाज़ार जाया करती थी तो वहाँ वो सब कुछ देख लेती थी। यहाँ पर लोग देखो किस प्रकार से डिस्क्राइब किया। शी न्यू वॉट फाइनरी वॉज दो शी had been with her parents and brothers all through the jungle to the little town at the railhead where the bazaar was. तो ये अपने गांव से जब निकलते जंगल से बाहर जब निकलते हैं तो यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन था, यहाँ पर आकर ट्रेन रुका करती थी। तो यहाँ पर एक बाज़ार भरता था। इस शहर एक छोटा सा शहर था और इस छोटे से शहर में बाज़ार भरता था, और यहाँ पर वह इसके अलावा बहुत सारे लोग आया करते थे। माइलिंग पीपल, यहाँ पर लोगों के पास पेट्स में देखो डॉग्स के अलावा मंकीज़ भी पेट्स थे। मंकी को भी उन्होंने पेट बनाया, और इनका कोई देख रेख नहीं करते क्योंकि इन जानवरों में अक्सर कीटाणु हुआ करते थे, वो जो फ्लीज होते थे ना, जुएँ, इन जानवरों में जुएँ हुआ करते थे। और यहाँ पर लोग बार्गेन कर रहे, गॉसिप कर रहे, बातें कर रहे, कोई तंबाकू खा रहा, कोई पान थूक रहा, इन सब को वो सब कुछ देखती थी। यहाँ पर जो सेक्रेड, जो बहुत ही नंदी बैल होता है ना, नंदी बैल जिस प्रकार से होता है, तो गांव में कुछ बैल को वो भगवान के नाम पर चढ़ा दिया करते थे, और उनके गले में बड़ी बड़ी सी घंटी लगा देते कि जब ये बजे तो भगवान को प्रसन्नता होगी कि ये बैल जो है मेरे लिए चढ़ाया गया है, मेरे लिए छोड़ा गया है। She had paused, amazed before the sweet meat stall, to gaze at the brilliant honey confections, abuzz with dust and flies. They smelled wonderful, above the smell of drains and humanity and cheap cigarettes. तो बाज़ार में आकर वो मिठाइयों की दुकान के पास में कुछ देर के लिए रुक जाती थी। क्यों? यहाँ पर जो मिठाई थी
भले ही इस मिठाई के इर्द गिर्द जो है मक्खियाँ घूम रही है, भुनभुना रही है, यानी कितना अनहाइजेनिक कंडीशन दिखाया है। तो ये लेखक हमें क्या बताना चाहते कि उस ज़माने जो हमारा जो देश था कितना गरीब था, लोगों के पास में कितनी गरीबी थी, इतनी गरीबी थी कि यहाँ पे जो अनहाइजेनिक कंडीशन है वह भी उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हम मॉल्स में जाते हैं, सुपरमार्केट्स में जाते हैं और ज़रा सी भी कोई गंदगी दिखते है तो हमें वहाँ की चीज़ें पसंद नहीं आती है। लेकिन एक ज़माना था कि गंदगी हर तरफ फैली हुई थी, इतनी गंदगी थी कि लोगों को इसकी आदत सी हो गई थी, वो इसे कोई बुरी बात नहीं मानते थे। तो सीबिया भी ऐसे ही एक ऐसी दुकान के पास में जहाँ पर मक्खियाँ भुनभुना रही है, पास में नाली बह रहा है, लोगों की सिगरेट पीने की बदबू आ रही है, इन सब को वो बर्दाश्त कर लेती थी। एंड शी हैड वॉक्ड टू द स्माइलिंग पीपल, शी हैड पॉज्ड अमेज्ड बिफोर द स्वीट मीट स्टॉल टू गेज एट द ब्रिलियंट हनी कन्फेक्शंस abuzz with dust and flies. Confections, मिठाइयाँ. They smelled wonderful. Above the smell of drains and humanity and cheap cigarette. At home, she sometimes tasted wild honey and crunched the syrup out of a stalk of sugar cane. But these sweets were green and magenta. तो ऐसा नहीं कि उसने कभी मिठाई कभी ज़िंदगी में खाई नहीं. ये जो मिठाई है ये तो आर्टिफिशियल मिठाई बनी हुई मिठाइयाँ हैं. इसने तो नेचुरल मिठाई खाई है. हाँ, क्या खाई है उसने? हनी, वाइल्ड हनी, शहद, जंगल में जो शहद मिलता है, प्योर शहद जो मिलता है उसने वो चखा है. और जो गन्ने होते हैं, गन्ने को चबाकर उसकी मिठास का उसने सेवन किया है, उसे खाया है. बट दीज स्वीट्स वर ग्रीन एंड मैग्नेटा. लेकिन ये स्वीट्स उसे और पसंद क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसके रंग के कारण, रंग की वजह से ये मिठाइयाँ उन्हें बहुत पसंद आ रही है. ग्रीन कलर, हरा कलर और मैग्नेटा, हल्का सा जो जामुनी कलर जो होता है, बहुत ही हल्का जामुनी कलर होता है, वैसे ही कुछ ऐसे ही कुछ कलर को मैग्नेटा कलर कहते हैं. तो सीबिया को ये मिठाइयाँ इसलिए पसंद थी. देन देयर वाज द क्लॉथ स्टॉल stacked with great rolls of new cotton cloth, stamped at the edge with the maker's sign of a tiger's head, and smelling so wonderful of its dressing straight from the mills that Sibia could have stood by it all day. लेकिन सबसे ज़्यादा सीबिया को क्या पसंद थी? वो कपड़ों की दुकान थी. वहाँ पर बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े, और उनके ऊपर मोहर भी लगी थी, शेर की मोहर. शेर का जो सर होता है, उस शेर के सर की मोहर होती है. तो उस ज़माने का जो लीडिंग ब्रांड है उसके बारे में बताया गया है. शेर का सर एक उसका लीडिंग ब्रांड है और सीबिया को ये बहुत पसंद आती थी. इसमें जो खुशबू जो निकलती थी, नए नए कपड़ों की जो खुशबू आती थी मिल से आए हुए, तो सीबिया को ये बहुत अच्छी लगती थी. और वो चाहे तो यहाँ पर दिन भर भी खड़े रहकर इन्हें निहार सकती थी. बट there were other wonders to see. Satin strewn with real silver thread, tin trays from Birmingham, and a sari which had got chips of looking glass embroidered into the border. तो इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ था देखने के लिए, इसलिए सीबिया यहाँ से आगे चल जाती है. क्या क्या बताया इसमें और क्या वंडरफुल चीज़ थे देखने के लिए? वहाँ पे सैटिन था, सिल्क था, और उसमें रियल सिल्वर थ्रेड थे, असली चांदी के, रेशम के कपड़ों में चांदी से बना हुआ बॉर्डर. और टिन ट्रेस थे, बर्मिंघम से, फॉरेन कंट्री से आए हुए, इंग्लैंड से आए हुए टिन ट्रेस थे. टिन यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक चीज़ था इंडिया के लिए, उस ज़माने के इंडिया के लिए. और साड़ियाँ थी जिसमें छोटे छोटे बारीक बारीक से आईने थे, गोल गोल से आईने. She joined the crowd round a Kashmiri traveling merchant on his way to the bungalows. यहाँ पर एक खास किस्म का व्यापारी था. इसके पास में ये कश्मीर से आया हुआ था और ये सीधा कहाँ जा रहा था? बंगलों की तरफ जा रहा था, जहाँ पे अमीर लोग रहा करते थे. उनको मालूम है बाज़ार में उसका सामान खरीदने के लिए इतना पैसे वाला कोई नहीं आएगा, इसे अमीरों के यहाँ जाकर पर्सनली उनको कन्विंस करके उसे अपनी सामग्री बेचनी होगी. He was showing dawn-colored silks that poured like cream, and he got a little locked chest with turquoise and opals in it.
तो ये ऐसा व्यापारी था जिसके पास में सब महंगे महंगे सामान थे। उसमें से एक ऐसा कपड़ा था, सिल्क कपड़ा था, जो कि बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम था। और उसके पास में एक संदूक था, एक चेस्ट, एक ऐसी बक्सा था, संदूक था, जिसमें जो उसका जो कवर था उसके ऊपर ट्रोकोइस से यानी नीलम और ओपल, ये पत्थर, ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स इसके ऊपर लगे हुए थे। बेस्ट ऑफ ऑल, अ बॉक्स which when you pressed it, a bell tinkled and a yellow woolen chicken jumped out. There was no end to the wonders of the world. But Sibia, in her life, from birth to death, was marked for work. Since she could toddle, she had husked corn and gathered sticks and put dung to dry, and cooked and weeded and carried and fetched water and cut grass for fodder. तो इतना कुछ देखने के लिए था वहाँ पर इस बाज़ार में, लेकिन सीबिया जो थी वो खास करके काम करने के लिए बनी हुई थी। जब से वो चल पाती थी, जब बड़े मुश्किल से चल पाती थी, तब से उसने काम अपने हाथों में ले लिया, और जो भी कुछ काम उसको मिलता था वह वो काम करती थी। जैसा वो जो भुट्टों में से उसके जो ये निकालना, हस्क निकालना, छाल निकालना, और लकड़ियाँ, सूखी लकड़ी इकट्ठा करना, गोबर इकट्ठा करना, उसको सुखाना, वीडिंग करना, जो भी कुछ काम वो कर सकती थी वो बचपन से करने लगी थी। आज हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और बाकी की कहानी हम अगले क्लास में कल इसको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने समझाया क्लियर कट समझ में आया है।